चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग, चलिए स्टार्ट हो गया, दोनों एक वीडियो में मर्ज हो जाएगा। बोलिए। तो अब नेक्स्ट चीज देखिए, अब गौर से देखिए, ये क्वेश्चन था कि द वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल दिस, इस इंटरवल में थीटा की वैल्यू बताइए अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 3 बराबर 0 है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, इस इंटरवल में आप थीटा की वैल्यू बताइए, मतलब कोई और थीटा की वैल्यू अगर इस इक्वेशन से आती है जो इस इंटरवल में नहीं है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमको बताना है द वैल्यूज ऑफ थीटा इन इंटरवल दिस फॉर विच दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिए, जैसा इन्होंने बताया सही बता रहे हैं, बैठिए। इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने में आप देखिए 10 3 या 30, इधर देखिए बीच में बात नहीं करना है, 10 3 या 30 और 5 6 या 30, तो 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा माइनस 6 cos थीटा प्लस 3 बराबर 0। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से कर दिए। उसके बाद जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की दो वैल्यू आएगी, एक 1/2 एक 3/5। ठीक है ना, एक 3/5 आएगा, एक 1/2 होगा। तो cos 1/2 cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, तो 60 भी तो 0 और π/2 के बीच में है, तो वो आंसर क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल वो भी आंसर रहेगा। देखो बेटा, देखो एक आ रहा है cos थीटा बराबर 1/2, तो अगर cos थीटा बराबर 1/2 है तो 0 और π/2 के बीच कौन से थीटा की वैल्यू हो सकती है, 60 डिग्री हो सकती है, 60 हो सकती है ना, बोलिए भाई। तो ये आपका 60 डिग्री भी सही है, 60 डिग्री आंसर सही है। और दूसरी वाला आ रहा है cos थीटा बराबर 3/5। तो अब आप गौर से देखिए कि आप क्या कहते हैं, साइन cos 37 डिग्री भी 3/5 होता है, cos 37 डिग्री भी 3/5, बोलिए भाई, आपने देखा है कि नहीं देखा है। तो 37 आंसर दिया है, तो ये भी सही है। सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सेकेंड एंड हाँ cos 53 होता है, cos 53 3/5, तो ये क्या हो गया, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। बात समझ में आ रही है। देखिए ऐसा है, इस 37 और 27 डिग्री का ठीक से याद नहीं रहता है, अब मुझे खुद भी नहीं। इस cos 37 डिग्री का क्या होता है आपका, क्या कहते हैं, साइन 37 डिग्री 4/5 है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, 0 से 45 के बीच क्या होता है, cos घटता है और साइन बढ़ता है। 0 और 45 के बीच cos घटता है और साइन घटता है और साइन बढ़ता है। तो अगर 0 और 45 डिग्री के बीच एंगल है तो cos 45 डिग्री साइन 45 डिग्री की वैल्यू तो बराबर है, लेकिन 0 और 45 के बीच क्या होता है कि cos घटता है और साइन बढ़ता है। तो 0 से 45 डिग्री के बीच कोई एंगल है तो उस केस में क्या होगा, cos ज़्यादा होगा, cos ज़्यादा होगा। ठीक है ना, cos ज़्यादा होगा, सुन लीजिए। तो अब जैसे मान लीजिए मुझे, जैसे 37 डिग्री की वैल्यू हाँ 4/5 होगी, cos 37 डिग्री की वैल्यू 4/5 होगी और साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 3/5। ये क्वेश्चंस में आता है, इसलिए हमको ये वैल्यू याद है। ठीक है ना। तो अब देखिए cos 37 4/5 है और साइन 37 3/5 है। ठीक है ना। तो उसके बाद आप अगर साइन 37 3/5 है तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो 53 डिग्री भी सही है। बात समझ में आ रही ना, क्लियर हो गया, तो 53 डिग्री भी सही है। ठीक, तो अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, गौर से देखिए कि ये दो और क्वेश्चंस हैं, दो और क्वेश्चंस हैं। कौन सॉल्व करेगा इसको, सिंपल सिंपल क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस हैं, कौन सॉल्व करेगा, सॉल्व कर लेंगे आप लोग ना, सब लोग कर लेंगे। तो इस पे टाइम ना वेस्ट किया जाए। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, देखिए ये भी सारी चीजें मैं बता चुका हूं, ये भी सारी चीजें मैं बता चुका हूं, समझा चुका हूं, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, अगर डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर इतना है तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर इतना है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे बताइए, चारों सही है। अगर डी 0 से बड़ा है तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है ना, अगर डी 0 से बड़ा है तो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, मतलब दो अलग अलग रूट्स होंगे, दो अलग अलग रूट्स होंगे। और अगर
डी बराबर 0 है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 है, तो रियल और इक्वल होगा। ये सब थ्योरी की बात है, ये सब बताई जा चुकी है ना। और तीसरी बात, नॉन रियल या इमेजिनरी होंगे इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो तीनों सही है, तो ऑल ऑफ द करेक्ट, ये चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बात समझ में आ रही ना, सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, समझ में आया एकदम बढ़िया से। अब नेक्स्ट बात देखो बेटा, नेक्स्ट बात देखो, अब आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बताया है। क्या बताया है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है? जो बातें मैंने आपको थ्योरी में समझाई हैं, इधर देखिए, ऐसा है ना, एक दो लड़के ऐसे हैं जो इधर उधर उनका दिमाग चला जाता है। इस समय एकदम भी मतलब एक सेकंड भी फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। इसी में हंसिए, इसी में रोइए, इसी में गाइए, तो चैन हो जाएगा। आपको टाइम का भी पता नहीं लगेगा। दिमाग में 10 बातें नहीं चलनी चाहिए। बात समझ में? आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं और आपका दिमाग कहीं और है। आखिर आप जो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो बात कहीं और की हो रही होगी ना, यहाँ की बात तो नहीं हो रही होगी। तो आपका दिमाग वहाँ है, तो यहाँ की बात कैसे रेजोनेट करेंगे आप? एक ही दो लोग ऐसे हैं, तो मत करिए उसको, उससे कोई लाभ नहीं है ना, उससे कोई लाभ नहीं है। तो पूरा इसमें डूब के करिए। डूब के करेंगे तो आपको थकान भी नहीं लगेगी। आपसे एक बात बताएं, ज़्यादा पढ़ने से आदमी नहीं थकता है, ज़्यादा पढ़ने से आदमी नहीं थकता है, मल्टीपल विचारों से आदमी थक जाता है। पता लगा आप पढ़ने बैठे हैं, दुनिया भर की बात कौन आपके दिमाग में गूंज रही हैं, आपका दिमाग खराब कर रही हैं, तो आप थक जाएंगे। और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं तो 8-8 घंटे पढ़ते रहेंगे, 10-10 घंटे किताब कोई छीनेगा तो आप नहीं देंगे, अगर आप उसमें डूबना सीख जाएंगे। और डूबना बहुत मुश्किल, इसीलिए मैंने वो श्लोक सुनाया, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म और तस्याहम निग्रहम मन वायु सुदुष्कलम। अभ्यास और वैराग्य से आप उस स्टेज में आ सकते हैं, और वो स्टेज में आएंगे तभी मिरेकल कर पाएंगे, केवल फीस जमा करने से नहीं। ठीक है ना? तो गौर से देखिए, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये सारी बात मैं समझा चुका हूं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये बात मैं बता चुका हूं। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। समझा चुके हैं बेटा? एकदम क्लियर है, एकदम मस्ती में है, बम बम है, एकदम अच्छा है। अब नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। 2 टर्म्स है ना, एल्जेब्रिक इक्वेशंस ऑफ 2 टर्म्स है ना, ये सब क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट बात देखिए, बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है? a प्लस बी पे पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा? ये एक्सपेंशन होगा। अब बाइनोमियल थ्योरम पे आप बहुत दिमाग मत लगाइए, ठीक है ना। जो लोग मैथ्स के हैं उनको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया सवाल लगाएंगे। लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के पर्पस के लिए ये सब बाइनोमियल थ्योरम बहुत डिटेल में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए भी मत। ये चूँकि एक क्या कहते हैं, दस्तूर है नोट्स के फॉर्म में देने का, तो दे दिया गया भाई बाइनोमियल थ्योरम ये है, दे दिया आपको। इससे आप एकदम मतलब मत रखिए। इस पोर्शन को बस आप नोट्स में लिखे रहिए, लेकिन इससे मतलब मत रखिए। मैथ्स वालों को तो पढ़ा ही जाएगा। बात समझ में आ रही ना? अब नेक्स्ट बात देखिए, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यही आपके काम की बात है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यही आपके काम की बात है। कभी कभी फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं पहले बता चुका हूं, 1.0001 पे पावर 100, व्हाट इज द, सॉल्व करते करते कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, आंसर मैच कराएंगे, 3 घंटा यही करते रह जाएंगे। तो वहां आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मदद ले लेंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का मदद ले लेंगे। ये यही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई इक्वेशन 1 प्लस एक्स पे पावर n के फॉर्म का है, अगर कोई इक्वेशन 1 प्लस एक्स पे पावर n के फॉर्म का है और इसमें एक कंडीशन दी है कि x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर कोई इक्वेशन 1 प्लस एक्स पे पावर n के फॉर्म का है और उसमें ये कंडीशन दी है कि x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो ऐसे केस में इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx। यही बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है। केवल इतनी ही बात आप लोग जानिए, इससे ज़्यादा कुछ मत जानिए। एक बात और जान लीजिए कि एनी एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ 2 टर्म्स इज कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 2 टर्म्स इज कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और फिर अगली बात आप जानिए, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इससे ज़्यादा कुछ मत जानिए।
मोटा मोटा जान लिए कि ऐसे खतरनाक टाइप में एक इक्वेशन है जिसको बाइनोमियल इक्वेशन कहते हैं। बस इतना आप एक बार आपका निगाह उस पर पड़ी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही ना? तो अब देखिए कि अगर आपको बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या कहता है कि अगर कोई इक्वेशन 1 + x पे पावर n फॉर्म का है तो इसको 1 + nx लिख सकते हैं इफ x इज वेरी वेरी लेस देन n 1। बस इतना ही आप जानिए और उसका यूज मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते समय आपके करते करते आपके पास ये कंडीशन आ जाए, अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो इसका वैल्यू निकालना होगा 1.001 पावर 100। तो कैसे निकालेंगे बताइए? कैसे निकालेंगे? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? तुरंत क्या कहेंगे कि इसको लिख देंगे, इसको बराबर लिख देंगे 1 + 0.001 पे पावर 100 और 0.001 इज 1/1000 टाइम्स ऑफ 1, यानी वेरी वेरी स्मॉल देन एज कंपेयर टू 1। 0.001 is very very small as compared to 1, and so it invites the application of binomial approximation. Just put it in this form, 1 + nx, 1 + nx, and this will be your answer. ये आपका आंसर हो जाएगा। कई जगह एप्लीकेशन होगा, एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन मैंने आपको बताया। अब जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे आपका दिल दिमाग खुलता जाएगा। बात समझ में आई? अरे मैथमेटिकल टूल्स आपको जानना है, टूल्स, ठीक है ना, जिससे आप फटफट न्यूमेरिकल्स के का सोल्यूशन कर सकें। कॉन्सेप्ट तो आपको फिजिक्स के ही पुट करने हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो मैथ्स का करना पड़ेगा ना, बोलिए भाई। और फिजिक्स में देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत फिजिक्स में क्यों आती है? पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत क्यों आती है फिजिक्स में? नहीं, मैथ्स तो बहुत आसान लेवल की है। फिजिक्स में गलत होने की बहुत स्टेज पे संभावना है। सबसे पहली बात कि ज़्यादातर लड़के ये नहीं समझते हैं कि सवाल में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। ज़्यादातर लड़के को यही प्रॉब्लम है कि व्हाट इज गिवन व्हाट इज आस्क्ड, इसको डायग्नोस नहीं कर पाते। दूसरी बात, अगर डायग्नोस करते भी हैं तो बहुत देर में करते हैं। बात समझ में आई? तीसरी बात, डायग्नोस कर भी लेते हैं क्या दिया क्या पूछ रहा है, तो क्या अप्लाई करें वहां दिमाग नहीं चलता है। और ये सारी बातें आपकी सही हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है। ये बात बायोलॉजी में नहीं होती है। बायोलॉजी में इफ यू नो द आंसर यू विल गेट द मार्क्स। इन फिजिक्स इवन इफ यू आर नोइंग द क्वेश्चन इट इज वेरी मच प्रोबेबल कि you commit calculation mistake in 3-4 questions. It is very much probable, and 3-4 questions mean something. 3-4 question mean something. बहुत बड़ी इसकी वैल्यू होती है 3-4 क्वेश्चंस की, ठीक है ना। आप आते हुए सवाल भी गलत कर देते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो इसलिए मैथ